Hello guys, good morning. I'm Pardeep Sharma with you. Welcome at our channels. आज की इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं डाइजेशन के बाद की एक्टिविटी जो अपन ने पीछे वाले सेक्शन के अंदर पढ़ लिया था। डाइजेशन कंप्लीट हो गया, अब्जॉर्प्शन के बाद में उसका डेफिकेशन हो गया। अब अपन देखेंगे कि ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो ट्रैक्ट होता है ये कैसे फंक्शन करता है, किसके कंट्रोल में होता है। इनका जो कंट्रोल होता है वो न्यूरल और हार्मोनल कंट्रोल दोनों होता है, यानी नर्वस सिस्टम भी कंट्रोल करता है, हार्मोन्स भी कंट्रोल करता है। द साइट, स्मेल एंड द प्रेजेंस ऑफ फूड इन द ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में इनकी जो प्रेजेंस होती है, ये देखते हैं या स्मेल आती है तो क्या होता है, सलाइवा का माउथ में सिक्रेशंस हो जाता है, राइट। गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टिनल सिक्रेशंस, गैस्ट्रिक एंड स्टमक के अंदर और इंटेस्टिन का जो सिक्रेशन होता है ऑल्सो स्टिमुलेट बाय द न्यूरल सिग्नल। इसमें भी न्यूरल सिग्नल मिलते हैं, नर्वस से सिग्नल मिलते हैं। मस्कुलर एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल कैन बी मॉडरेटेड बाय न्यूरल मैकेनिज्म्स, यानी न्यूरल मैकेनिज्म्स होती हैं वो इसको कंट्रोल करती है मस्कुलर एक्टिविटी को। उसमें दोनों आ जाते हैं, बहुत लोकल एंड सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ सेक्रेशन ऑफ डाइजेस्ट यूज इज कैरिड आउट बाय लोकल हार्मोन प्रोड्यूस बाय द गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टिनल म्यूकोसा। गैस्ट्रिक और इंटेस्टिनल जो म्यूकोसा है वो सिक्रेट करती है, वो हार्मोन कंट्रोल करता है, ठीक है। अब आगे अपन कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट के बारे में देखते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है और प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट की कैसे होती है। द एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ एनिमल्स एंड एनर्जी कंटेंट ऑफ फूड, यानी एक एनिमल्स की रिक्वायरमेंट क्या होती है एनर्जी की, और एनर्जी कंटेंट फूड के अंदर कितना होता है, आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मेजर ऑफ हीट एनर्जी, यानी उससे कितनी हीट निकलती है उसके टर्म्स अपन उसको मेजर करते हैं। बिकॉज हीट इज़ द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ ऑल एनर्जी, जितनी भी जो एनर्जी होती है उसका अल्टीमेट जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, आपका हीट होता है। सो दिस इज ऑफन मेजर टू एज कैलोरी, यानी CAL से रिफर करते हैं। यदि अपन जूल से करते हैं तो कैपिटल J लिखते हैं। विच इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेस, ये वन जो कैलोरी या जो जूल होता है वो क्या होता है, ये इतनी अमाउंट में एनर्जी रिक्वायर जो होती है, ज़रूरत जो होती है वो क्या करती है, टेम्परेचर ऑफ द 1 ग्राम ऑफ वाटर, यानी 1 ग्राम वाटर के लिए रिक्वायर्ड टेम्परेचर होता है भाई 1 डिग्री सेल्सियस, यानी 1 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर बढ़ा दे। कहने का मीनिंग है विच इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, यानी उतनी हीट एनर्जी है रिक्वायर्ड टू द रेज द टेम्परेचर, यानी 1 ग्राम वाटर को अपन 1 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने में जितना रिक्वायरमेंट अपन को एनर्जी का होता है वो हीट एनर्जी आपकी क्या होती है, 1 कैलोरी होती है। सिंस दिस वैल्यू इज टाइनी अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये अमाउंट में बहुत कम होती है, फिजियोलॉजिस्ट कॉमनली यूज़ किलो कैलोरी, तो नॉर्मली है वो कैलोरी की बजाय किलो कैलोरी वर्ड यूज़ करते हैं, बड़ा वर्ड यूज़ करते हैं या किलो जूल वर्ड यूज़ करते हैं। 1 किलो कैलोरी क्या हो जाएगा, फिर इसकी डेफिनेशन अपन यहाँ से बनाएंगे, इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेट टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम बाई 1 डिग्री सेल्सियस। वहाँ पे 1 ग्राम वाटर के लिए अपन बात कर रहे थे, यहाँ पे 1 किलोग्राम की बात करेंगे, क्योंकि वहाँ पे कैलोरी की बात कर रहे थे, यहाँ पे किलो कैलोरी की बात कर रहे हैं, बस इतना सा डिफरेंस है। न्यूट्रिशनलिस्ट ट्रेडिशनली रेफर टू किलो कैलोरी एज द कैलोरी और जूल ऑलवेज कैपिटलाइज, ये कैपिटलाइज होनी चाहिए, छोटी वैल्यू होती है। अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड फ्रॉम कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फूड इन ए बॉम्ब कैलोरीमीटर। बॉम्ब कैलोरीमीटर एक क्लोज मेटल का चैम्बर होता है, ऑक्सीजन से फिलअप होता है। इन इज इट्स ग्रॉस कैलोरीफिक और ग्रॉस एनर्जी वैल्यू होती है ना, 1 ग्राम से कंबशन से जो एनर्जी निकलती है। एक्चुअल अमाउंट ऑफ एनर्जी कंबशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फूड, 1 ग्राम फूड से इज़ द फिजियोलॉजिकल वैल्यू ऑफ द फूड, वो फिजियोलॉजिकल वैल्यू होती है। ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है, इनकी ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होती है। कार्बोहाइड्रेट है उसकी 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम होती है। प्रोटीन के लिए अपन देखें 5.65 किलो कैलोरी पर ग्राम होती है, और फैट के लिए देखें तो 9.45 किलो कैलोरी पर ग्राम रेस्पेक्टिवली होती है, जो अपने ऑलरेडी डिस्कस की है। वेरेज देयर फिजियोलॉजिकल वैल्यूज होती हैं वो रेस्पेक्टिवली 4 किलो कैलोरी पर ग्राम है, 4 किलो कैलोरी पर ग्राम है और 9 किलो कैलोरी पर ग्राम है। इसमें आपको इन तीनों की फिजियोलॉजिकल वैल्यू और इसकी फिजियोलॉजिकल वैल्यू और दूसरी जो है ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू है, वो दोनों आपको याद रखनी है, और दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है, ये इतनी सी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। आगे अपन बात करते हैं अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट आपने डाइजेस्ट हो गया उसका अब्जॉर्प्शन क्या होगा, कैसे होगा। अब्जॉर्प्शन इज अ प्रोसेस बाय विच द एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन पास थ्रू द इंटेस्टिनल म्यूकोसा इनटू द ब्लड, यानी इंटेस्टाइन की जो म्यूकोसा है उससे ब्लड या लिम्फ में पास आउट होना। इट इज़ कैरिड आउट बाय पैसिव एक्टिव फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, ये अलग अलग मैकेनिज्म्स होती हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ मोनोसेकेराइड लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सम इलेक्ट्रोलाइट लाइक क्लोराइड आयंस आर जनरली अब्जॉर्ब बाय सिंपल डिफ्यूजन, उनका क्या होता है, नॉर्मली सिंपल डिफ्यूजन से ही अब्जॉर्प्शन हो जाता है।
द पासेज ऑफ दिस सब्सटेंसेस इनटू ब्लड डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब जब कंसंट्रेशन में डिफरेंस आता है तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो जाता है। हाउएवर सम सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड आर अब्जॉर्ब विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन, जिसको फैसिलिटेट अपन कहते हैं, फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट अपन ने पढ़ा है ना, तो कैरियर प्रोटीन होता है, उसकी हेल्प से अमीनो एसिड और ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर डिपेंड अपॉन द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के ऊपर डिपेंड करता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट कम काम आता है जहाँ उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसमें क्या होता है, कंसंट्रेशन जो ग्रेडियंट होता है उसके क्या होती है, अगेंस्ट में होती है। Various nutrients like amino acid, monosaccharides like glucose, electrolytes, sodium are absorbed into the blood by this mechanism. इस mechanism से इनका absorption होता है। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बीइंग इनसोल्यूबल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ फैटी एसिड और जो ग्लिसरॉल जो है यानी इमल्सिफिकेशन होने के बाद की प्रोसेस है, कैन नॉट बी अब्जॉर्ब डायरेक्टली, इनका भी अब्जॉर्प्शन नहीं होता है। तो फिर क्या होता है इनका, दे आर फर्स्ट इनकॉर्पोरेटेड इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में जुड़ेंगे जिसको अपन मिसेल बोलेंगे, विच मूव इनटू द इंटेस्टिनल म्यूकोसा, इंटेस्टाइन की म्यूकोसा में जाएंगे। दे आर रीफॉर्म इनटू वेरी स्मॉल प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स, फैट के ग्लोब्यूल्स बनेंगे, प्रोटीन की कोटिंग होगी जिसको अपन काइलोमाइक्रोन के नाम से जानेंगे, यानी फैट के जो ग्लोब्यूल्स हैं उसके ऊपर प्रोटीन की कोटिंग होगी, उसका रिकन्स्ट्रक्शन होगा इंटेस्टाइन की म्यूकोसा के अंदर जिसको अपन काइलोमाइक्रोन के नाम से जानते हैं। विच आर ट्रांसपोर्टेड इनटू द लिम्फ वेसल्स, लिम्फ वेसल जो लैक्टियल जो अपन ने पढ़ी थी ना डायग्राम, आपको कुछ याद आ रहा तो विलाई वाला पोर्शन के अंदर, तो वो लैक्टियल के अंदर वो विलाई के लैक्टियल है वहाँ पे वो जाएंगी। दिज लिम्फ वेसल्स अल्टीमेटली रिलीज, ये जो लिम्फ वेसल्स है ना ये रिलीज करेगी अब्जॉर्ब सब्सटेंसेस इनटू द ब्लड स्ट्रीम, और ये ब्लड स्ट्रीम में उसको डालने का काम करेगी। अब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। मोस्टली अब्जॉर्प्शन का काम स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनका अलग अलग पार्ट्स के अंदर भी अब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ पे एक टेबल दी हुई है, इस टेबल को आप अच्छे से ध्यान से देख सकते हैं, जिसमें सब पार्ट का अब्जॉर्प्शन दिखाया गया है, किसका कहाँ होता है, माउथ में किस किस का होता है। सर्टेन ड्रग्स वगैरह होती हैं उसका माउथ के अंदर होता है, ठीक है। स्टमक के अंदर अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, शुगर एंड एल्कोहल का स्टमक में हो जाता है मोस्टली। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सब जगह सब होता ही है। लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसमें वाटर, मिनरल्स और ड्रग्स होती हैं, उसका होता है। टेबल को आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे अपन चलते हैं। द अब्जॉर्ब सब्सटेंस फाइनली रीच द टिश्यू विच यूटिलाइज देम फॉर एक्टिविटी, दस इट को असिमिलेशन, असिमिलेशन के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। असिमिलेशन डाइजेशन के बाद अब्जॉर्प्शन आता है, अब्जॉर्प्शन के बाद असिमिलेशन आता है, फिर वहाँ पे एनर्जी का रिलीज हो जाता है। द डाइजेस्टिव वेस्ट सॉलिडिफाइड इनटू कोहेरेंट फिक्स इन द रेक्टम, इनिशिएट न्यूरल रिफ्लेक्स कोजिंग एन अर्ज और डिजायर फॉर इस रिमूवल। रेक्टम के अंदर आने के बाद वहाँ पे न्यूरल मैकेनिज्म्स शो करता है, उसके बाद में फीलिंग्स आती हैं और अपन उसको रिलीज कर देते हैं। The ejection of feces to outside through an anal opening defecation is a voluntary process, यानी वॉलंटरी का मतलब अपनी इच्छा पे डिपेंड करता है। कैरिड आउट बाय मास पेरिस्टाल्टिक मोमेंट, वही पेरिस्टाल्टिक मोमेंट जो अपने एलिमेंट्री कैनाल के अंदर पड़ा था उसके थ्रू उसको पास आउट कर दिया जाता है। कुछ डिसऑर्डर्स हैं जो अपन देखेंगे इसमें क्या क्या हो सकता है। जॉन्डिस है, इसमें लीवर का पार्ट जो होता है वो अफेक्ट होता है, स्किन भी होता है, आइज भी होता है। आइज टर्न येलो ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ बाइल पिगमेंट, बाइल पिगमेंट है वहाँ पे डिपोजिट होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ये स्किन है अफेक्टेड पार्ट, लीवर होता है, स्किन और आइज होती है वो येलो हो जाती है। वोमिटिंग, इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट, स्टमक जो कुछ भी होता है उसका बाहर आना। रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल बाय द वोमिट सेंटर इन द मेडुला, मेडुला आपका जो सीएस जो होता है उसके अंदर वोमिट सेंटर होता है, वहाँ से कंट्रोल होता है। फीलिंग ऑफ नोजिया प्रोसीडिंग वोमिटिंग, यानी पहले नोजिया की फीलिंग्स आती है, यानी चक्कर आना, जी घबराना जैसा होता है, फिर वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। ये सारे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हैं। डायरिया, अबनॉर्मल फ्रिक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट, बाउल मूवमेंट की अबनॉर्मल फ्रिक्वेंसी होती है, रह के आती है। इंक्रीज लिक्विडिटी ऑफ द फीकल डिस्चार्ज, फीकल जो डिस्चार्ज होता है वो लिक्विड फॉर्म में डिस्चार्ज होता है जिसको अपन डायरिया कहते हैं। और इट रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, यानी फूड का ये एब्जॉर्प्शन नहीं होता है जिसकी वजह से वो बाहर निकलता रहता है। कॉन्स्टिपेशन, द फीकस आर रिटेन्ड विद इन द कॉलन, कॉलन के अंदर ही वो फीकस मैटर आपका पड़ा रहता है। एज द बोवल मूवमेंट अकर इरेगुलरली, बोवल जो मूवमेंट होता है ना, रिदमिक मूवमेंट जो होता है वो इरेगुलर वे में होता है, प्रॉपर वे में नहीं होता है, तो कॉन्स्टिपेशन हो जाती है जिसको आप कब्ज कहते हैं, वही कब्ज ही आपकी कॉन्स्टिपेशन है। इंडाइजेशन, इन दिस कंडीशन फूड इज नॉट प्रॉपरली डाइजेस्टेड लीडिंग टू ए फीलिंग ऑफ फुलनेस, यानी पेट भर गया, वैसी कंडीशन आती है। ये स्पेशली ओवर ईटिंग की वजह से हो सकती है, स्पाइसी फूड खाने की वजह से हो सकती है, फूड पॉइजनिंग हो सकता है। एंजाइटी या हाइपरटेंशन वगैरह जो होती है, इस सिक्रेशन ऐसी कंडीशन जो होती है उसके अंदर इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है।
एक नया टॉपिक इसमें और ऐड किया हुआ है, अपन उसको भी देख लेते हैं। PEM, सिंपली प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के बारे में बात कर रहे हैं। प्रोटीन की भी और एनर्जी की भी, यानी कार्बोहाइड्रेट की, दोनों की यदि कमी हो जाती है फूड के अंदर तो माल न्यूट्रिशन का वो शिकार हो जाता है। Dietary deficiencies of protein and total food calories are widespread in many underdeveloped countries, South and Southeast Asia, South America, West and Central Africa, है ना। जो अंडर डेवलप कंट्रीज होती हैं स्पेशली इसमें कैलोरीज की कमी होती है, प्रोटीन्स की कमी होती है। इट मे अफेक्ट लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन ड्यूरिंग ड्रॉट, फेमाइन, political turmoil. This happened in Bangladesh during the Liberation War and in Ethiopia during the severe drought in mid-80s, उस समय हुआ था। PEM अफेक्ट इन्फेंट एंड चिल्ड्रन टू प्रोड्यूस मेरास्मस एंड क्वाशियोरकोर, ये लोअर क्लासेज के अंदर आपने पढ़ा था, वही सारी डिजीज़ के बारे में ये बात कर रहा है। ये छोटे बच्चों के अंदर स्पेशली हो जाता है। देखते हैं, मेरास्मस इज प्रोड्यूस बाई साइमल्टेनियस डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरीज। ध्यान में रखना दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, यही हर बार पूछा जाता है। जो मेरास्मस है उसके अंदर प्रोटीन और जो कैलोरी दोनों की एक साथ कमी हो जाती है, दोनों की डेफिशिएंसी हो जाती है, यानी कार्बोहाइड्रेट की भी कमी है, प्रोटीन की भी कमी होती है। इट इज़ फाउंड इन इन्फेंट, स्पेशली छोटे बच्चों में होता है, लेस देन 1 ईयर, 1 साल के छोटे बच्चे। ये मदर्स मिल्क रिप्लेस टू अर्ली टू अदर फूड विच आर पुअर इन बोथ प्रोटीन एंड कैलोरीफिक वैल्यू, यानी माँ है वो अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पाती, किसी भी वजह से, कोई भी कारण हो सकता है, तो क्या होता है उसको कार्बोहाइड्रेट भी नहीं मिलता, प्रोटीन भी नहीं मिलता है और बच्चा उसका माल न्यूट्रिशन का पेशेंट बन जाता है। दिस ऑफन हैपेंस इन द मदर हैज सेकंड प्रेगनेंसी, या सेकंड प्रेगनेंसी होती है तब छोटे बच्चे को पिलाती है या बड़े बच्चों को पिलाती है, जिसकी वजह से भी हो सकता है। और चाइल्ड बर्थ व्हेन द ओल्डर इन्फेंट इज स्टिल टू यंग। इन मेरास्मस प्रोटीन डेफिशिएंसी इम्पेयर, प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, ग्रोथ एंड रिप्लेसमेंट ऑफ द टिश्यू प्रोटीन, यानी डेफिशिएंसी की वजह से ग्रोथ नहीं हो पाती और जो टिश्यू डैमेज हो रहे हैं उनका रिप्लेसमेंट नहीं हो पाता है। एक्सट्रीम इमेशिएशन ऑफ द बॉडी एंड थिनिंग ऑफ लिम्स, बॉडी के जो अंदर जो लिम्स वाला पोर्शन होता है वो कमज़ोर हो जाता है, वीक हो जाता है। स्किन बिकम ड्राई, स्किन ड्राई हो जाती है, थिन हो जाती है, रिंकल्ड हो जाती है, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, एक बूढ़ा जैसे लगने लगता है। ग्रोथ रेट एंड द बॉडी वेट डिक्लाइन कॉन्सिडरेबली, ग्रोथ रेट कम हो जाती है, बॉडी का वेट कम होने लगता है। ये सारे सिम्टम्स होते हैं मेरास्मस के अंदर। और जो क्वाशियोरकोर जो डिजीज़ होता है उसके अंदर स्पेशली ये प्रोटीन डिफिशिएंसी डिजीज़ होती है, unaccompanied by calorific deficiency. It result from the replacement of mother's milk by a high calorific low protein, यानी उस समय कैलोरी तो मिल रही है, कार्बोहाइड्रेट तो मिल रहा है, लेकिन प्रोटीन नहीं मिल रहा है। यानी बच्चे का जो 1 साल से ज़्यादा बड़ा बच्चा होता है उसके अंदर ये होता है, मदर का जो मिल्क होता है वो हाई कैलोरी वाले लो प्रोटीन के साथ यदि रिप्लेस कर दिया जाता है तो ऐसी कंडीशंस आती है। लाइक मेरास्मस, क्वाशियोरकोर में भी क्या होता है, वेस्टिंग ऑफ मसल्स, थिनिंग ऑफ लिम्स, फेलियर ऑफ ग्रोथ, ब्रेन डेवलपमेंट, ये सारे पार्ट्स अफेक्ट होते हैं। बट अनलाइक मेरास्मस सम फैट इज स्टिल लेफ्ट, फैट उसमें कुछ रह जाती हैं अंडर द स्किन, स्किन के नीचे। मोर एवर एक्सटेंसिव एडिमा एंड स्वेलिंग ऑफ द बॉडी पार्ट्स इन चिन, बॉडी के अंदर स्वेलिंग वगैरह आना स्टार्ट हो जाती है। तो ये क्वाशियोरकोर के सिम्टम्स थे। ऊपर वाले जो अपने पढ़े वो मेरास्मस के सिम्टम्स थे। मेरास्मस में कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है, इसमें ओनली प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है, हाई कैलोरी वाले फूड के साथ में उसको रिप्लेस कर दिया जाता है। ऊपर वाली जो डिजीज है वो 1 साल से कम बच्चे के अंदर होती है, 1 साल से बड़े बच्चे के अंदर होती है, स्पेशली ये चाइल्ड के अंदर ही डिजीज होती है। तो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर चैप्टर डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ द ह्यूमन फिजियोलॉजी ऑफ चैप्टर फर्स्ट। ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट अपना कंप्लीट हो गया है। इसमें आपको कोई भी डाउट है तो आप डाउट सेक्शन में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वी विल ट्राई टू फाइंड द सॉल्व दैट आंसर्स। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।